विलन्स पैदा नहीं होते बल्कि सोसाइटी उनको बनाती है। ये बात तो आपने जरूर सुनी होगी। ऐसा ही एक विलन इटली में बना जिसने 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी चोरी की और क्राइम की दुनिया में आज भी उसको याद किया जाता है। दुनिया की सबसे सिक्योर जगह से एक ही रात में $100 मिलियन के डायमंड चोरी किए और वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे मूवीज में दिखाया जाता है। लियोनार्डो नोटारबार्टोलो एक छोटा सा बिजनेसमैन हिस्ट्री का सबसे फेमस चोर कैसे बना और इसने कैसे दुनिया का सबसे सिक्योर लॉकर जो दुनिया की सबसे सिक्योर जगह पे था बहुत ही सिंपल टूल्स के साथ ब्रेक करके $100 मिलियन के डायमंड चोरी किए। ये सब आप जानेंगे आगे वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है इटली के शहर पलेर्मो से, जहां लियोनार्डो नोटारबार्टोलो पैदा हुआ था। ये शहर बाकी बहुत सारी चीजों के साथ साथ अपनी माफिया हिस्ट्री की वजह से भी बहुत फेमस है। एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा होने की वजह से वो बचपन से ही पैसा कमाने के शॉर्टकट्स ढूंढने में लगा था। इसीलिए अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीख कर ये भी छोटी मोटी चोरियां और फ्रॉड्स करके बड़ा हुआ। लेकिन आखिरकार उसने ये सब छोड़कर अपनी एक ज्वेलरी की शॉप ओपन की और अपने बिजनेस पे फोकस करने लगा। लेकिन 1990 में वो हुआ जिसने नोटारबार्टोलो का माइंड पूरी तरह से हिला कर रख दिया। पलेर्मो के एक अननोन गैंग ने उसकी पूरी शॉप को लूट लिया और गैंग का एक भी बंदा नहीं पकड़ा गया। जिसके बाद अब वो जल्दी अमीर होने के चक्कर में अपना शहर और कंट्री दोनों छोड़कर बेल्जियम मूव कर जाता है। बेल्जियम में 10 साल कोशिश करने के बाद भी वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था। लेकिन बार्टोलो के सर पे अमीर होने का जुनून अभी तक सवार था। उसे अंदाजा हो चुका था कि अगर ऐसे ही लाइफ गुजारता रहा तो शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक अमीर इंसान नहीं बन पाएगा। इसीलिए साल 2000 में वो एक न्यू आइडिया के साथ एंटवर्प सिटी में मूव करता है। इस सिटी में एक छोटा सा टाउन है जो डायमंड सिटी के नाम से फेमस है। दुनिया की सबसे अमीर जगहों में से एक जगह जहां से दुनिया के 80% डायमंड्स एक्सपोर्ट होते हैं। और जिस साल बार्टोलो ने यहाँ से $100 मिलियन के डायमंड चोरी किए थे, सिर्फ उस एक साल में $3 बिलियन के डायमंड की सेल इस एक छोटे से टाउन में से हुई थी। यहाँ इतनी ज्यादा दौलत है कि उसको सेफ रखने के लिए उतनी ही ज्यादा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है। बेल्जियम गवर्नमेंट ने एक स्पेशल फोर्स जिसे डायमंड पुलिस कहा जाता है वो स्पेशल इस एरिया को प्रोवाइड की है। ये जगह इतनी सिक्योर है कि यहाँ 60 से भी ज्यादा कैमरे लगे हैं जिनके थ्रू 24 घंटे पूरे इलाके में नजर रखी जाती है। अगर कोई इमरजेंसी हो या कोई थ्रेट हो तो इस पूरे एरिया को जस्ट कुछ ही मिनट्स में बंद किया जा सकता है। ना कोई इंसान बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। और फिर इस पूरी सिक्योरिटी के बीच है ये बिल्डिंग एंटवर्प डायमंड सेंटर। इस बिल्डिंग में बहुत सारे डायमंड मर्चेंट्स काम करते हैं। इनके ऑफिसेज, स्टोर्स और सबसे इम्पोर्टेंट एक सेफ वॉल्ट, ये सब उन मर्चेंट को रेंट आउट किया जाता है और इस वॉल्ट में $100 मिलियन की कीमती चीजें रखी जाती हैं। ये कोई नॉर्मल वॉल्ट नहीं है बल्कि ये दुनिया के सबसे सेफ वॉल्ट में से एक है, क्योंकि इस वॉल्ट की 10 से भी ज्यादा सिक्योरिटी लेयर्स हैं और नोटारबार्टोलो से पहले इसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल समझा जाता था। पहले तो ये डायमंड सेंटर ही बहुत सिक्योर है और फिर इस वॉल्ट को सेफ रखने के लिए अंडरग्राउंड बनाया गया है। वॉल्ट के बाहर जो कैमरास हैं वो 24/7 रिकॉर्ड करते हैं। वॉल्ट का एक मैकेनिकल पासवर्ड डायलर लॉक है जिसके 1 बिलियन के करीब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। डायलर कॉम्बिनेशन के बाद भी डोर ओपन करने के लिए एक फिजिकल की जरूरत पड़ती है। अगर कोई इस वॉल्ट को ड्रिल करना चाहे तो 24 घंटे नॉन स्टॉप ड्रिल करने के बाद भी इस वॉल्ट को नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि ये 3 टन सॉलिड स्टील का वॉल्ट है। इसके बावजूद भी अगर कोई ड्रिल करना चाहे तो फौरन पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस डोर में सेंसर लगे थे जो डोर में हल्की सी भी मूवमेंट की वजह से ट्रिगर हो सकते थे। अगर इस डोर को भी ओपन कर लिया जाए तो सामने एक स्टील का डोर, उसके लिए भी एक फिजिकल की जरूरत पड़नी थी। और इन सब चीजों को भी अगर क्रॉस कर लिया जाए तो वॉल्ट के अंदर एक कैमरा था, एक लाइट सेंसर और एक हीट सेंसर था। इसलिए अगर किसी भी किस्म की फ्लैश लाइट पड़ी या वॉल्ट के अंदर थोड़ा सा भी टेम्परेचर राइज हुआ तो अलार्म ट्रिगर हो जाना था और कुछ ही सेकंड्स में पुलिस पहुंच जानी थी। ये सब क्रॉस करने के बाद उस वॉल्ट के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे लॉकर्स जिनको एक एक करके ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि सारे डायमंड्स उन्हीं लॉकर्स में थे। इस सब सिक्योरिटी के बावजूद नोटारबार्टोलो को प्लानिंग करने से कोई नहीं रोक सका। साल 2000, चोरी से 3 साल पहले नोटारबार्टोलो इस
डायमंड सेंटर के अंदर ऑफिस रेंट पे लेने के लिए आता है और खुद को वहाँ इटालियन मर्चेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है। ऑफिस रेंट पे लेने के बाद वो 3 साल बिना कोई सस्पिशियस एक्टिविटी किए अपना बिजनेस रन करता रहता है। बाकी के मर्चेंट्स का, बिल्डिंग की मैनेजर का और सिक्योरिटी गार्ड्स का ट्रस्ट गेन करता है। उसने बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस के साथ साथ एक लॉकर भी रेंट पे लिया, जिसके थ्रू वो वॉल्ट के अंदर जा सके और अपनी कीमती चीजें या डायमंड सेफली रख सके। 3 साल ट्रस्ट गेन करने के बाद उसे एक स्पेशल कार्ड दिया जाता है, जिसके थ्रू वो बिल्डिंग के अंदर 24 आवर्स में किसी भी टाइम अंदर आ जा सकता है। 3 साल वो वॉल्ट के अंदर आता जाता रहा और एक पेन पे लगे डिजिटल कैमरा से बिल्डिंग की एंट्री से लेकर वॉल्ट के अंदर तक फोटोग्राफ्स क्लिक करता रहा। लेकिन अभी भी बहुत सारी प्लानिंग बाकी थी। कार्ड मिलने के बाद वो हर रोज सुबह गार्ड से पहले ही बिल्डिंग में पहुंच जाता और सुबह 7 बजे सबसे पहले वॉल्ट ओपन करवाता, जिससे उसको ये तो पता चल चुका था कि कीज कहाँ रखी जाती हैं। और डायलर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद उसने अपने इर्द गिर्द हर किसी के रिलीजन की भी इंफॉर्मेशन ली कि कौन किस रिलीजन को फॉलो करता है। रिलीजन वाली इंफॉर्मेशन का भी इसको बहुत फायदा होता है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। खैर, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद अब उसको जरूरत थी एक टीम की, और ये टीम उसने अपनी ही कंट्री इटली से बनाई ताकि चोरी के बाद सब बेल्जियम छोड़कर इटली चले जाएं। उसने टीम में 4 लोग रखे जो अपने अपने काम के माहिर थे। पहला था स्पीडी, जो लॉकर्स को खोलने में एक्सपर्ट था। दूसरा मॉन्स्टर, जो एक कमाल का फाइटर था। तीसरा दी जीनियस, जो टेक्निकल सिक्योरिटीज को ब्रेक करने में माहिर। और लास्ट में दी किंग ऑफ कीज, हर तरह की कीज बनाने में एक्सपर्ट। अब टोटल 5 लोग थे और सब अपने अपने काम में माहिर। उन्होंने बिल्डिंग के करीब ही एक वेयर हाउस रेंट पे लिया और उन फोटोग्राफ्स के जरिए पूरा एक सेम वॉल्ट रिक्रिएट किया। उस वॉल्ट पे वो प्रैक्टिस करते रहे जब तक उसमें मास्टर नहीं हो गए। प्रैक्टिस करने के बाद वो एक डे डिसाइड करते हैं, 15 फेब सैटरडे नाइट। नोटरबार्टोलो ने सैटरडे नाइट उस रिलीजन वाली इंफॉर्मेशन की बेस पे सिलेक्ट की, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ जितने भी गार्ड्स हैं वो सब ज्यूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ज्यूइश कम्युनिटी का एक मजहबी त्योहार है सबत, जो फ्राइडे नाइट को स्टार्ट होता है और सैटरडे नाइट को एंड होता है। इसमें वो किसी भी किस्म का कोई काम नहीं करते, सिर्फ इबादत और रेस्ट करते हैं। बिल्डिंग इतनी सेफ जगह पे थी और वॉल्ट का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसमें कभी कोई चोरी भी हो सकती है। 14 फेब फ्राइडे को नोटरबार्टोलो नॉर्मल डेज की तरह वॉल्ट में डिपॉजिट के लिए जाता है, लेकिन अपने साथ एक हेयर स्प्रे भी लेकर जाता है और बिना किसी की नजर में आए वो वॉल्ट के अंदर लगे मोशन और हीट सेंसर पे स्प्रे कर देता है। ये एक बहुत ही सिंपल पर जीनियस हैक था। इसके थ्रू सेंसर तक हीट नहीं पहुंचनी थी। नेक्स्ट नाइट 15 फेब को वो और उसका गैंग एक रेंटेड कार पे बिल्डिंग के सामने पहुंचता है। नोटरबार्टोलो गाड़ी के अंदर ही रुकता है कि अगर कोई आए तो ये उसको इजीली डील कर सके। बाकी के चारों मेंबर्स डायमंड सेंटर के साथ की बिल्डिंग से होते हुए बिल्डिंग के बैक गार्डन में पहुंचते हैं। वॉल्ट तो बेसमेंट में था, लेकिन उन्हें पहले बैल्कनी पे पहुंचना था, लेकिन यहाँ भी एक इंफ्रारेड सेंसर लगा था, जिसको डिसेबल करने के लिए उन्होंने होममेड पॉलिएस्टर शील्ड का यूज करके सेंसर को ब्लॉक किया और बिल्डिंग में एंटर होते ही वो सीधा बेसमेंट में पहुंचते हैं जहां वॉल्ट था। पहले तो उन्होंने कैमरास को एक ब्लैक बैग से कवर कर दिया, फिर स्पीडी ने अपना काम शुरू किया। नोटरबार्टोलो इतनी ज्यादा बार वो कॉम्बिनेशंस लगते हुए देख चुका था कि उसको थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशंस का अंदाजा था, जिसकी वजह से स्पीडी ने जल्दी ही लॉकर खोल दिया। लॉकर खोलने के बाद एक सबसे बड़ा इश्यू ये हुआ कि दी किंग ऑफ कीज ने जो की बनाई थी वो काम नहीं कर रही थी, लेकिन नोटरबार्टोलो ने उनको गार्ड्स के उस रूम का भी बता रखा था जहां वो कीज रखी जाती थी। मॉन्स्टर वो कीज लाता है और लॉकर को ओपन किया जाता है। उनको बस ये डर था कि मोशन और हीट सेंसर से अलार्म ट्रिगर न हो जाए, पर नोटरबार्टोलो का हेयर स्प्रे वाला हैक काम कर गया था। उन्होंने फिर भी ज्यादा रिस्क नहीं लिया। सिक्योरिटी कैमरास को ब्लैक बैग से कवर किया, लाइट सेंसर पे ब्लैक टेप लगाई और बाद में उन्होंने सीलिंग में से सब वायर्स को भी काट दिया ताकि वो आराम से सब लॉकर्स को तोड़ सकें। लेकिन सबसे इम्प्रेसिव बात यह थी कि उन्होंने ये सारा काम कंप्लीट डार्कनेस में किया, विदाउट एनी लाइट। उन्होंने पूरे वॉल्ट को कंप्लीटली मेमोराइज किया सिर्फ एक लाइट सेंसर की वजह से, और फिर सुबह 5 बजे तक वो लॉकर्स को तोड़ते रहे और वहां से डायमंड्स, ज्वेलरी और डिफरेंट करेंसी से अपने बैग्स फुल करके सुबह 5:30 पे वहां से बाहर निकल गए। चोरी इतने परफेक्ट तरीके से हुई थी कि
उन्होंने अपना कोई डीएनए एविडेंस तक नहीं छोड़ा था, लेकिन शायद नोटरबार्टोलो ने सिर्फ यहीं तक परफेक्ट प्लान बनाया था। इसके बाद उसने किसी भी चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया था। नोटरबार्टोलो के प्लान के अकॉर्डिंग उन सब ने जो ग्लव्स पहने थे और चोरी के दौरान जो जो चीजें इस्तेमाल हुई थी वो सब कहीं जलानी थी और आराम से वापस इटली चले जाना था। लेकिन रास्ते में जो हुआ उसके बारे में नोटरबार्टोलो ने सोचा ही नहीं था। नोटरबार्टोलो अब कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां आराम से ये सब चीजें जलाई जा सकें, लेकिन उसके पार्टनर्स बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना किसी तरह से इटली पहुंचना चाहते थे। इतना वो चोरी करते वक्त नहीं डर रहे थे जितना वो चोरी करने के बाद डरे हुए थे। उनको यही लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए अगर ये सब चीजें जलाने के लिए रुके तो पकड़े जाएंगे। नोटरबार्टोलो को उसके पार्टनर्स मजबूर कर रहे थे कि बिना टाइम वेस्ट किए इन सब चीजों को कार की विंडो से बाहर फेंक दे, और उसने प्रेशर में आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। एक जंगल के करीब थोड़ी सुनसान जगह देखकर वहीं सब फेंक दिया। उनको अब यकीन था कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे, और शायद होना भी यही था। नेक्स्ट मॉर्निंग एक बूढ़ा आदमी वॉक करता हुआ उस जगह से गुजरता है तो उसे रास्ते में पड़ा हुआ गार्बेज देखकर काफी बुरा लगता है। वो इतना ज्यादा ध्यान तो नहीं देता, लेकिन उसको गार्बेज में एक डायमंड सेंटर का कार्ड भी दिखता है, जिसे वो इग्नोर करके घर चला जाता है। पर जैसे ही वो डायमंड सेंटर में चोरी की न्यूज सुनता है उसे शक हो जाता है कि शायद उस कार्ड का जरूर कोई लिंक होगा। वो फौरन से पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस को बाकी सब चीजों के साथ एक आधा खाया हुआ सैंडविच भी मिलता है, जिससे उनको नोटरबार्टोलो के डीएनए एविडेंस मिल जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को ये भी पता चलता है कि वॉल्ट के अंदर तोड़े गए लॉकर्स में से टोटल 3 लॉकर्स थे जो नहीं तोड़े गए थे, और उनमें से एक लॉकर नोटरबार्टोलो का भी था। पुलिस को यकीन हो चुका था कि इस चोरी के पीछे नोटरबार्टोलो का हाथ है, पर इतनी देर में वो पूरा गैंग इटली पहुंच चुका था। इधर नोटरबार्टोलो और उसकी टीम को पूरा यकीन था कि उन्होंने एक परफेक्ट चोरी कर ली है, और उधर बेल्जियम पुलिस इंटरपोल के थ्रू नोटरबार्टोलो को इटली से पकड़ने के प्लान्स बना रही थी। पर ओवर कॉन्फिडेंट नोटरबार्टोलो कुछ ही दिनों बाद खुद ही वापस बेल्जियम अपनी फैमिली के साथ आता है ताकि बाकी के भी सब एविडेंस मिटा सके। वो आराम से डायमंड सेंटर में एंटर होता है और अपना लॉकर देखने के लिए वॉल्ट की तरफ जाता है, लेकिन वहीं उसको गार्ड्स पकड़ लेते हैं। नोटरबार्टोलो अरेस्ट कर लिया गया और उसे 10 साल की कैद सुनाई गई। उसने अपने बाकी के पार्टनर्स के भी नाम बता दिए, पर उनमें से सिर्फ 3 लोग पकड़े गए। स्पीडी का आज तक नहीं पता चला कि वो कहाँ गया। नोटरबार्टोलो ने यह भी कहा कि उन्होंने सिर्फ $20 मिलियन के डायमंड चोरी किए थे। $100 मिलियन डायमंड सेंटर की इंश्योरेंस फ्रॉड स्कीम है, पर अब एक चोर पे कौन ही यकीन करता। उसने इतने साल लगाकर एक परफेक्ट चोरी की प्लानिंग तो कर ली, लेकिन चोरी करने के बाद क्या करना है इसकी प्लानिंग करना शायद वो भूल गया था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।